तो बच्चों आज की क्लास में अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि काफी कुछ टॉपिक हमारा कट गया है। उसको हम, आप चाहोगे तो सर एग्जाम, आप एक बार मुझे बता दोगे कि मतलब उससे रिलेटेड और क्या टॉपिक था, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। देखो अच्छी एक्चुअली क्या है, अभी मुझे भी चीजें क्लियर नहीं है। वो लोग सिर्फ एक टॉपिक लिख देते हैं, वो लोग डिटेल में नहीं लिखते, उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिख दी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कटा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद का सारा टॉपिक कटा होगा। जो बाकी टॉपिक है वो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विथ हाइट एंड डेप्थ, वो भी कट गया होगा। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कटा ओके है सर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कटता है तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट एंड डेप्थ भी कट गया होगा, और सीधे सीधे इसके बाद ग्रेविटेशन फील्ड आ गया होगा। ये है जो हम पढ़ रहे हैं अब, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में भी पूरा क्लियरिफाई नहीं किया है कि क्या चीज़ कटी है क्या नहीं कटी है। तो हम लोग उसी हिसाब से देख लेते हैं। और खैर ऐसी बात नहीं है बच्चों, एग्जाम हो जाएगा, अगर एग्जाम हो गया तो हम उस एग्जाम के बाद बचा हुआ टॉपिक पढ़ा देंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। एग्जामिनेशन खत्म होने पे, 12th क्लास चालू होने से पहले पहले वो टॉपिक पढ़ा देंगे हम आपको। रीज़न क्या है कि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, मतलब बिना पढ़े लिखे, और वो टॉपिक तो फिर ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे आप लोग। सिलेबस काट देने से सॉल्यूशन थोड़ी हो जाता है, आपकी नॉलेज तो खत्म हो गई ना, बच्चे अनपढ़ से रह गए। सर आप पढ़ा दो ना ये वाला। अरे बच्चे पढ़ा देंगे बट टाइम ही नहीं, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से। अगर फरवरी में एग्जाम ले लेंगे तो कैसे हो पाएगा? अगर सर हमें तो ये वाला करवाया है टॉपिक और क्वेश्चंस भी दिए हैं इस पे। देखो बच्चे, फिलहाल हम एक काम कर रहे हैं, जो कटा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब एग्जाम का कोई पता नहीं है। अगर मान लो एग्जाम टाइम पे ले लिया गया तो मेरा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा इस तरीके से, और वो तो इसी हिसाब से एग्जाम लेंगे ना। सर मेरी मैम भी कह रही है कि करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सारा करना है, मैंने अभी अभी देखो नाम बच्चे भी फिलहाल लिया है। सुनो सुनो सुनो, हाल फिलहाल हम, मेरे पास लिस्ट है, डिलीटेड पोर्शन को हटा के मैं पढ़ाऊंगा। फिर अगर डिले हुआ तो हम बाकी रिमेनिंग पोर्शन भी पढ़ा देंगे आपको, फिलहाल आपको टेंशन नहीं आएगी। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लगाते। तो देखो बच्चों, अब हम आते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पे। अभी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जैसे बच्चों एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिलेबस करिकुलम पहले मुझे आप लोग बता दो कि एग्जाम कब है, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। अगर आप ये बोलते हो कि मई में एग्जाम है, अप्रैल में एग्जाम है, सर तो हमें तो कह रहे थे 2 महीने बचे हैं बस एग्जाम को, ये कह रहे थे। पता नहीं, बच्चे फेल कर देंगे सबको, ये पागल हो गए हैं स्कूल वाले। छोड़ो, अभी अभी आप अपनी पढ़ाई करो, मैं देख लूंगा बाद में। इधर देखो, देखो बच्चे, ये एक प्लैनेट है, और एक प्लैनेट के आसपास उसका इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जैसे कोई एक बॉडी है प्लैनेट से बाहर, तो उस बॉडी को प्लैनेट अपनी तरफ खींच रहा होता है, क्योंकि प्लैनेट के आसपास उसकी फील्ड होती है, और इस फील्ड को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। अभी बच्चों आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा यार, अब बस आप करते जाओ, बाद में हम देखेंगे क्या होता है। और स्कूल वालों की कुछ नहीं चलने वाली, ये ध्यान रखना कि स्कूल वाले कितने भी तमाशे कर लें, ये मास स्केल पे डिसाइड होगा कि एग्जाम डिले करना है या नहीं करना। उनकी हिम्मत नहीं है ये। फाइनली अगर पेरेंट्स अड़ जाएंगे सब के सब तो कुछ नहीं कर पाएंगे स्कूल वाले, ये देख लेना। ये एक छोटी मोटी बात थोड़ी है। इधर देखो बच्चे, सर सर हमारी मैम तो कह रही है कि अगर एग्जाम नहीं होगा तो बच्चों को सबको 11th रिपीट करवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पास कर देंगे। देखो बच्चे, आप इस सब में टेंशन मत लो, इन सब में गवर्नमेंट बैठी है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस अपनी पढ़ाई करो, और बस अगर हो सके तो ये नॉलेज रखो कि कब एग्जाम हो रहे हैं, आपको थोड़ा बस ये रहे। बाकी रही बात ये कि इस पे आप लोगों का इशू थोड़ी है, ये तो इंटरनेशनल इशू है यार। आप सिर्फ इंडिया में थोड़ी आपको लग रहा है, अमेरिका में भी है यही इशू जो आपके साथ हो रहा है फिलहाल। तो आप अपनी टेंशन मत लो, आप बस मेहनत करो। बाकी हाँ, एक बार कंफर्मेशन लेते रहो क्या चल रहा है आगे, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बाकी टेंशन ज़्यादा मत लो, क्योंकि स्कूल वाले भले ही कितना कह दे, गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी तो स्कूल वालों को वही मानना पड़ेगा। और खासकर दिल्ली में तो स्कूल वाले वैसे ही डरे पड़े हैं, क्योंकि केजरीवाल गवर्नमेंट है, वो फेवर ही नहीं लेने वाली है। तो 11th क्लास के बच्चे तो वैसे ही टेंशन ना लें, वो आपके एग्जाम क्या, केजरीवाल गवर्नमेंट तो आपको वैसे ही पास करा देगी, चांसेस ऐसे ही है। इतने चांसेस हैं, क्योंकि वो इतने फेवर में, स्टूडेंट्स के इतने फेवर में रहते हैं वो लोग, कि आपको शायद एग्जाम बिना दिए पास करवा दे। बट इसके में मत रहना, यही मान के चलना पेन पेपर एग्जाम होगा और डिलेड होगा थोड़ा सा, क्योंकि पेन पेपर एग्जाम के चांसेस 100% है। और ये मान के चलो कि थोड़ा डिले हो सकता है, जो कि अप्रैल तक हो जाए एग्जाम, इतना एक्सपेक्ट कर लो। दिल्ली वाले बच्चे, मतलब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं, मतलब इवन मतलब दिल्ली के स्टूडेंट सारे के सारे, क्योंकि ये तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है एजुकेशन। तो आप टेंशन मत लो, काफ़ी है, गवर्नमेंट काफ़ी है हमारी, अच्छी गवर्नमेंट इस टाइम पे सब संभाल लेगी।
देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, ये प्लैनेट है और एक कोई पॉइंट है P, और उस पॉइंट पे जो अर्थ है उसका इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस क्यों होगा कि जैसे अगर आप कोई बॉडी को P पॉइंट पे रखते हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, और किसी प्लैनेट के आसपास उसकी फील्ड होती है, ग्रेविटेशन फील्ड होती है। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है? वो रीजन जिसमें उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। मान लो एक बॉडी को हमने क्यू पॉइंट पे रखा और क्यू पॉइंट पे कोई असर नहीं है। इधर देखो अच्छे, मान लो क्यू पॉइंट पे कोई असर नहीं है उस अर्थ का, तो हम कहेंगे कि क्यू पॉइंट तक जो है अर्थ की फील्ड काफ़ी वीक हो रही है, या फिर ये कहेंगे कि क्यू पॉइंट पे अर्थ की फील्ड जीरो है, कोई फील्ड नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो है। बट पी पॉइंट पे अगर आपने किसी सब ऑब्जेक्ट को रखा और इससे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो हम कहेंगे कि पी पॉइंट पे जो अर्थ की फील्ड है वो सफिशिएंटली काफ़ी ठीक ठाक है। जब हम किसी प्लैनेट से दूर जाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो उस प्लैनेट की फील्ड डिक्रीज होती जाती है डिस्टेंस के साथ साथ। जैसे अगर आप प्लैनेट से दूर जाओगे, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी, दूर दूर जाते जाते। तो आखिर फील्ड की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू क्या होती है? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम फील्ड की बात करें तो बोलने में फील्ड है, स्ट्रांग है, वीक है, तो सिर्फ बात इससे नहीं होती कि स्ट्रांग है, वीक है। सिर्फ बोलने से नहीं होती, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है। जब हम लोग किसी प्लैनेट की फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पे, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और उसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती है G m/r², किसी एक पॉइंट पे निकालना है। यहाँ पर क्या क्या है? आई तो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितना स्ट्रांग फील्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है इंटेंसिटी। जी तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम जो है वो मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट है। और आर जो है वो डिस्टेंस है ऑफ प्लैनेट एंड दैट पॉइंट। बट ये जो डिस्टेंस है वो सारा का सारा डिस्टेंस सेंटर ऑफ प्लैनेट से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो अभी फिगर भी बच्चों आप देख सकते हो, तो स्मॉल आर जो है वो प्लैनेट के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी है जहां पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है। और ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी निकालने का। सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम लोग डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ये भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे आता है बताते हैं बच्चों। देखो, इंटेंसिटी एक आइडिया होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। सेम मास को हम P पे रखें, Q पे रखें, किस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगेगा? P पॉइंट पे या Q पॉइंट पे? बोलो बच्चों। पी पे। P पे। जब उस स्मॉल मास को मतलब हमने P पे रखा है तो प्लैनेट के पास में है, तो प्लैनेट के पास पास पे है तो फोर्स ज्यादा होगा। तो फोर्स ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं अगर फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है। तो इसे हम कहते हैं, इंटेंसिटी को हम कहते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सेम है। क्योंकि देखो अच्छे, फोर्स दो बॉडीज के बीच का फोर्स होता है G m1m2/r²। यहाँ पर m1 m2 नहीं है, कैपिटल M स्मॉल m दे रखा है हमने, r², और नीचे स्मॉल m है, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो ये आ जाएगा Gm/r²। तो ये दोनों चीजें सेम है। तो अब यहाँ से हम क्या क्या चीजें समझे बच्चों? हम ये चीजें समझे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये बताता है कि प्लैनेट से किसी दूरी पे कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी एक आइडिया देता है कि किसी मास को उस पॉइंट पे लाके रखा जाए तो प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दे सकता है उसको, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें तो नीचे वाले फॉर्मूले से F/m से अगर इंटेंसिटी की यूनिट निकाले तो फोर्स होता है न्यूटन, और जो मास होता है वो होता है केजी, उसकी यूनिट। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर केजी। इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी। अब देखो बच्चों, हम आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके आपको सॉल्यूशन देने हैं। तो चालू करें बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। सर आपने इंटेंसिटी का एक वो फॉर्मूला बताया था ना, देखो बच्चे, लिख देते हैं, हम लिख देते हैं। एक और फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे, ये ऐसा है, और ये इसको इसमें अगर एफ की वैल्यू पुट करते हैं तो इंटेंसिटी आ जाता है Gm/r²।
अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ग्रेविटेशन के केस में हम कुछ चीजें जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे मान लो मैं आमतौर पे जब कैपिटल एम लिखूंगा तो उसका मतलब मैं मास ऑफ प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ प्लैनेट। कैपिटल आर लिखूंगा तो रेडियस ऑफ प्लैनेट की बात करूंगा। स्मॉल आर लिखूंगा तो कोई रैंडम डिस्टेंस की बात करूंगा। आमतौर पे जब हम लोग कैपिटल आर यूज करते हैं और स्मॉल आर यूज करते हैं, वो अलग अलग चीज के लिए करते हैं। कैपिटल आर आमतौर पे किसी चीज की रेडियस के लिए करते हैं, और स्मॉल आर जो हम लोग यूज करते हैं वो कोई सा भी डिस्टेंस, कोई रैंडम डिस्टेंस के लिए करते हैं। तो स्मॉल आर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट। ठीक है, चलो चेक क्वेश्चन करो जल्दी से। एक प्लैनेट है, काफी बड़ा सा है, अच्छा खासा, या फिर मान लो अर्थ ही है। तो अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? चलो बता देते हैं। मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 5.6 ले लो, चलो 6 × 10⁻24 kg ले लो, इतनी भारी है अर्थ। तो अर्थ से करीब करीब सेंटर से 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई पॉइंट है। 1000 ले लें, अर्थ के सरफेस से नहीं, 10,000 किलोमीटर दूरी पे कोई पॉइंट है। 1000 और बढ़ा लेते हैं, मतलब 10,000 किलोमीटर सेंटर से 10,000 किलोमीटर दूरी पे एक पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, आपको जी की वैल्यू भी बता देते हैं। जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11 विथ सुटेबल यूनिट्स। तो ये पॉइंट है, इस पे क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, पहला काम आपको ये करना है। सेकंड काम ये करना है कि उस पॉइंट पे हम एक मास प्लेस कर रहे हैं 2 kg का, 2 kg मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पर ला के रख दिया हमने। व्हाट विल फोर्स इट विल एक्सपीरियंस? कितना होगा? सर यहाँ पे जब हम फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की? देखो अच्छी बात सेम ही है, वो ग्रेविटेशन फोर्स ही है, एक ही फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, सब घूम फिर के एक ही है, कोई फर्क नहीं है। चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, इंटेंसिटी के फॉर्मूले से निकालो, चाहे Gm1m2/r² फॉर्मूले से निकालो, फोर्स सेम ही आएगा। देखो भाई एक बात समझो, कई बच्चे सोचते हैं कि क्या करें सर, ये तो अलग है, इससे फोर्स निकालोगे F = mi, या फिर कई बच्चे कहेंगे सर ये तो दो मासेस दे दिया आपने, एक तो अर्थ का मास हो गया और एक दूसरा ही छोटा सा मास 2 kg हो गया। यार घूम, आपको बताऊंगा, अभी दोनों फॉर्मूले सेम ही है, अभी रुक जाओ अभी बताते हैं। सेम ही है, उसमें पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दोगे, सेम आएंगे दोनों फॉर्मूले। Gm1m2/r² फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला सेम ही है। चलो खैर, रिमूव्ड पोर्शन हटा दो तो काफ़ी ठीक ठाक आगे बढ़ जाएगा सिलेबस। हो गया। हो गया, अच्छी शाबाश। कितना है इंटेंसिटी, कितनी आई बताना? 4 × 10⁻6।
देखो अच्छे इंटेंसिटी होगी gm/r²। जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 और डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। क्या किलोमीटर ले ले या कुछ और करना पड़ेगा? क्या लिखें? ये 10,000 हो जाएगा या फिर और भी कुछ होगा? ये हो जाएगा। क्या किलोमीटर को किलोमीटर रहने देंगे या कन्वर्ट करेंगे? विज्ञात। तो कन्वर्ट करेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर केजी। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा gm/r²। क्या है बच्चे बताना, ये मल्टीप्लाई करके क्या है? ये फाइनल रिजल्ट निकाल लिया आपने विज्ञात इसका या कुछ गड़बड़ की है? तो 40 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये 40 आ गया और इंटू 10 की पावर फिर एक सेकंड बता रहा हूं। करो चुनली। जो रिमूव पोर्शन है बच्चों, आज नहीं तो कलम करा ही देंगे, उसकी टेंशन मत लो। अब फिलहाल तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसा है। और रही बात ये, आप टेंशन मत लो पेपर एग्जामिनेशन की, वो तो लफड़ा हो ही जाएगा। आप 11th के हो, और आंसर आएगा सर। आपसे छोटे क्लास के बच्चों के भी पेरेंट्स दिक्कत करेंगे ही करेंगे। क्या आएगा बच्चे? 10⁻⁻1। ये क्या आएगा? 4। 4। कोई बच्चा बताएगा इसका मतलब क्या है? 4 न्यूटन पर केजी का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4 न्यूटन पर केजी? क्या मतलब है इसका? सर की पर केजी उस पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हमने अर्थ से उतनी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कोई सामान रखा है 1 केजी का, तो उस पे अर्थ लगाएगी फोर्स जो लग रहा होगा उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी। अच्छा बच्चे बता सकते हो, चलो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपको ये बताना है अर्थ के सरफेस पे क्या इंटेंसिटी है, बता सकते हो? 9.8। शाबाश बच्ची। अर्थ के सरफेस पे जो इंटेंसिटी है वो है 9.8 न्यूटन प्रति केजी। क्योंकि जैसे हम निकालते हैं वेट होता है mg, वेट क्या होता है? फोर्स होता है। और हमें क्या चाहिए? पर केजी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मास की जगह हमने 1 केजी ले लिया और जी की वैल्यू 9.8 हो गई। तो अर्थ के सरफेस पे 9.8 न्यूटन फोर्स लगता है 1 केजी पे, प्रति केजी पे, पर केजी 9.8 के हिसाब से लगता है। तो अर्थ के सरफेस पे जो इंटेंसिटी है वो है 9.8 न्यूटन पर केजी। समझे या नहीं समझे बच्चों? पर किलोग्राम पे अर्थ 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाती है एट सरफेस ऑफ अर्थ। बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चों बोलो। यस सर। समझे या नहीं Yes, sir. समझे इस चीज को? यस सर। एट अर्थ सरफेस इंटेंसिटी इज 9.8 न्यूटन पर केजी। आपने पढ़ा होगा, बता रखा है ना बच्चों, कि जैसे अगर मान लो 1 केजी का मास है, अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाती है? फोर्स होता है mg, जी की वैल्यू 9.8 होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, तो 1 किलो पे 9.8 न्यूटन का लगता है। तो पर केजी 9.8 न्यूटन लगता है। इसका मतलब कि अर्थ के सरफेस पे इंटेंसिटी है 9.8 न्यूटन पर केजी। बट वहां पर इंटेंसिटी कम है क्योंकि वो दूर पॉइंट है। तो ये है। अब बच्चे सेकंड पार्ट करो, बताओ आगे क्या होगा। अगर 2 केजी का मास रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन। 2 लगेगा बच्चे। अब बच्चे यूनिटरी मेथड ही लगा दो तो भी 8 आएगा यार। सॉरी 4 न्यूटन अगर 1 केजी पे लग रहा है तो अच्छे यूनिटरी मेथड मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 8 न्यूटन होगा 2 केजी पे। और अगर डिवाइड कर दिया था। यूनिटरी मेथड नहीं लगाते हो, फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला भी लगा लो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला लगाओगे, आई इज इक्वल टू एफ बाई एम का, या एफ इज इक्वल टू एम आई का। तो अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू इंटेंसिटी लगाते हो तो मास कितना रख रहे हो? 2 केजी, और इंटेंसिटी कितनी है? 4 न्यूटन प्रति केजी पर केजी। केजी से केजी कट गया और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन। वैसे बच्चे
फॉर्मूला ना भी लगाओ तो यूनिटरी मेथड जिंदाबाद है भाई। इंटेंसिटी का मतलब पर यूनिट के हिसाब से होता है। जैसे 4 न्यूटन प्रति केजी, 2 केजी रखा तो 8 न्यूटन हो गया, 3 केजी रखा तो 12 न्यूटन हो गया। समझे या नहीं समझे इस बात को? बोलो बोलो, अरे भाई बोलो। यस सर। इंटेंसिटी क्या बताती है? इंटेंसिटी ये बताती है कि यहाँ एक मास पे कितना फोर्स लगेगा। जो प्लैनेट के पास में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, प्लैनेट से दूर में जाने के बाद इंटेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि प्लैनेट का इफेक्ट कम हो जाता है। तो इंटेंसिटी ये बताती है कि प्रति केजी के हिसाब से कितना फोर्स, पर केजी के हिसाब से कितना फोर्स लगाएगा प्लैनेट, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो अर्थ है और मून है, तो ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के बीच में एक नल पॉइंट हो। अब ये नल पॉइंट किस चिड़िया का नाम होता है ये भी बताते हैं। कोई आइडिया? अच्छे नाम सुन के कुछ लग रहा है नल पॉइंट? ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे ना जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही हो। ऐसा पॉइंट बच्चे हो जहां पर दोनों की फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर दे। जैसे मान लो मैंने यहाँ लाके कोई मास रखा, अब दोनों की हो गई लड़ाई, वो कह रहा है मैं अपनी तरफ खींचूंगा, वो कह रही है मैं अपनी तरफ खींचूंगा, और दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे, सेम सेम इंटेंसिटी लग रही हो। खैर ये मून की तरफ ज़्यादा होगा, अर्थ से थोड़ा दूरी होगा, क्योंकि मून का मास कम है, तो मून के नज़दीक होगा ऐसा पॉइंट। तो ये ऐसा पॉइंट कहलाता है नल पॉइंट, एक तरीके से बोला जाए तो। चलो अच्छे क्वेश्चन दे दें हम आपको इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड। तो चलो देते हैं अच्छे क्वेश्चन। चलो खैर इसी में दे देते हैं, ऐड कर देते हैं भाई। ये हमारा है एक प्लैनेट क्वेश्चन। ये प्लैनेट है, उसका रेडियस है 2r। ये प्लैनेट है, उसका रेडियस है r। ये प्लैनेट है, इसका मास है 6m। ये प्लैनेट है, इसका मास है m। प्लैनेट है जो भी है, बॉडी है कोई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसे मिटा देते हैं। मिट जा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7r। सरफेस से सरफेस की दूरी, सरफेस से सरफेस की दूरी बताओ। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। फिलहाल ये अर्थ और मून हटा देते हैं, क्योंकि हमने अर्थ और मून की वैल्यू नहीं ली है, हमने रैंडम वैल्यूज ली हैं।